हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 9 चिड़िया की बच्ची, जो कि एक कहानी है, इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। इस कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। पहला प्रश्न है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? तो इसका उत्तर है कि माधवदास की बड़ी कोठी, सुंदर बागीचा, रहने का ठाट बाट रईसों जैसा था। चिड़िया के साथ वार्तालाप में ये कहना कि तेरा सोने का पिंजरा बनवा दूंगा और उसे मालामाल कर देने की बात कहता है। इसके अलावा वह स्वयं स्वीकार करता है कि उसके पास कई कोठियाँ, बगीचे और नौकर चाकर हैं। इन बातों से उसकी संपन्नता का पता चलता है। इसके अलावा वह अकेलेपन को दूर करने के लिए चिड़िया के साथ रहना चाहता था। यह बात दर्शाता है कि सारी सुविधाओं के बाद भी वह सुखी नहीं था। अगला प्रश्न है, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, माधवदास चिड़िया से बार बार इसलिए कहता है क्योंकि उसे चिड़िया बहुत सुंदर और प्यारी लगी। वह चाहता है कि वह चिड़िया सदा के लिए बगीचे में रह जाए। यही कारण है कि बार बार यह बात दोहराता है कि बगीचा तुम्हारा ही है। माधवदास का ऐसा कहना पूरी तरह से निस्वार्थ मन से नहीं था। वह चिड़िया को महल में पिंजरे में बंद करके रखना चाहता था ताकि अपनी इच्छा से उसकी सुंदरता को निहार सके और उसका चहचहाना सुन सके। अगला प्रश्न है, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है कि माधवदास बार बार चिड़िया को सोने के पिंजरे व सुख सुविधाओं का लालच देता है, लेकिन चिड़िया इन बातों को कोई महत्व नहीं देती। उसे तो स्वतंत्रता ही पसंद है। उसे माधवदास के सुंदर बगीचे में रहना भी नहीं पसंद है। वह अपने परिवार से अलग नहीं होना चाहती। शाम होते ही उसे माँ के पास जाने की जल्दी होती है। वह तो केवल घूमना ही चाहती है, बंधन में रहना उसका स्वभाव नहीं है। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। वे तो केवल अपने बगीचे की शोभा बढ़ाने तथा अपने मनोरंजन हेतु उस चिड़िया को पकड़ना चाहते थे। वे उसे सोने के पिंजरे व अन्य सामानों का प्रलोभन भी देते हैं, लेकिन चिड़िया के लिए सब चीज़ें कोई महत्व नहीं रखती। अगला प्रश्न है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40-50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर मुझे अपार खुशी हुई, क्योंकि माधवदास उसे अत्यधिक प्रलोभन देते हैं कि चिड़िया उसके पास रह जाए, पर चिड़िया नहीं मानती। अंत में वह उसे अपने नौकर से पकड़वाना चाहता है, लेकिन वह चिड़िया भाग निकली। यदि माधवदास चिड़िया को पकड़वाने में सफल हो जाता तो चिड़िया का शेष जीवन कैदी के रूप में व्यतीत होता। उसकी आज़ादी समाप्त हो जाती। उसका परिवार उससे बिछड़ जाता। उसकी हंसी खुशी समाप्त हो जाती। अतः मेरी संवेदना चिड़िया के प्रति बहुत अधिक है। चिड़िया उस स्वार्थी माधवदास के चंगुल से बच निकलने में सफल हुई। अगला प्रश्न है, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इस बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। तो हमारी ज़िंदगी में माँ का महत्वपूर्ण स्थान है। माँ दुख सुख में सदैव अपने बच्चों के साथ रहती है। माँ हमारे जीवन की सभी परेशानियों को दूर करते हुए सारे दुखों और कष्टों को स्वयं झेल जाना चाहती है।
हमारा पालन पोषण करती है, हमें सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराती है तथा दुख की घड़ी में ढाढ़स बंधाती है। माँ का स्नेह और आशीर्वाद बच्चे की सफलता में योगदान देता है, अतः हम माँ के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। उऋण का अर्थ होता है कर्ज मुक्त नहीं हो सकते। यही कारण है कि जब चिड़िया को माधव दास के घर देर होने लगती है तो रह रह कर वह यही कहती है कि माँ इंतजार करती होगी। अगला प्रश्न, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? तो इस कहानी के लिए नन्ही चिड़िया शीर्षक पूर्णतया उपयुक्त रहेगा, क्योंकि वह छोटी चिड़िया है और स्वभाव अनुसार थोड़ा बहुत घूमना ही जानती है। जब माधव दास का नौकर उसे पकड़ने लगता है तो वो बहुत डर जाती है। कहानी से आगे का प्रश्न, प्रश्न 1 है, इस कहानी में आपने देखा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर फिर अपने घोंसले तक पहुंच जाती है। मधुमक्खियों, चींटियों, ग्रह नक्षत्रों तथा प्रकृति की अन्य विभिन्न चीज़ों में हमें एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, उदाहरण देकर बताइए। तो पशु पक्षी दिन भर कहीं भी विचरण करते रहें, लेकिन शाम होते होते वे अपने घरौंदे में लौट आते हैं। सूर्य अपने निश्चित समय पर निकलता है और छिपता है। वह एक दिन के लिए भी अनुपस्थित नहीं होता है। चंद्रमा की भी यही स्थिति है। प्रकृति में दिन रात का एक क्रम बना हुआ है, इसमें थोड़ा भी परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न, सोचकर लिखिए कि यदि सारी सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद करने को कहा जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे? आपको अधिक प्रिय क्या होगा, स्वाधीनता या प्रलोभन वाली पराधीनता? ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल पाता? नीचे दिए गए कारणों को पढ़ें और विचार करें। क्योंकि किसी को पराधीन बनाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, वह किसी को सुखी नहीं कर सकता। क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखना ही नहीं चाहता। क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने देखने का भी अवसर नहीं मिलता है। तो इसका उत्तर होगा कि सारी सुविधाएं प्राप्त करके भी हम एक कमरे में रहना स्वीकार नहीं करेंगे। हमें सदा स्वाधीनता ही प्रिय होगी, न कि प्रलोभन वाली पराधीनता। क्योंकि पराधीनता का अर्थ है पर के अधीन, अर्थात अपनी इच्छा से नहीं बल्कि दूसरे की इच्छा से कार्य करना। अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न, प्रश्न 1 है, आपने गौर किया होगा कि मनुष्य, पशु पक्षी, इन तीनों में ही माएँ अपने बच्चों का पूरा पूरा ध्यान रखती हैं। प्रकृति की इस अद्भुत देन का अवलोकन कर अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि माँ का वात्सल्य, प्रेम और ममत्व की भावना मनुष्यों, जानवरों एवं पशु पक्षियों में भी पाई जाती है। मनुष्यों में माताएं 9 महीने तक अपने बच्चे को गर्भ में धारण करती हैं, फिर अत्यंत पीड़ा सहकर बच्चों को जन्म देती हैं। बच्चे के लिए माँ हमेशा फिक्रमंद बनी रहती है। माँ का अपने बच्चे से ममता और वात्सल्य का यह रिश्ता इतना गहरा है कि प्रत्येक प्राणी में इसके दर्शन होते हैं। चाहे मनुष्य हो या पशु, अपने बच्चे के लिए माताएं किसी से भी लड़ सकती हैं। भाषा की बात, प्रश्न 1 है, पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। पहला है, गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी, कभी पर हिलाती थी, पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। तीनों पर के प्रयोग 3 उद्देश्यों से किए गए हैं। इन वाक्यों का आधार लेकर आप भी पर का प्रयोग कर ऐसे 3 वाक्य बनाइए जिसमें अलग अलग उद्देश्यों के लिए पर के प्रयोग हुए हों। तो पहला वाक्य हम बना सकते हैं, पर से, छत पर बंदर बैठा है। तो इस पर का अर्थ है के ऊपर।
ख, कबूतर के बच्चे के पर निकल आए हैं, तो इस पर का अर्थ है पंख। अगला वाक्य है, मैं स्टेशन गया था पर ट्रेन निकल चुकी थी, तो यहाँ पर का अर्थ है लेकिन। अगला प्रश्न, पाठ में तैने क्षण भर खुश करियो 3 वाक्यांश ऐसे हैं जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में तूने क्षण भर खुश रहना लिखे बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी के निकट की बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग होते हैं। इस तरह के कुछ अन्य शब्दों की खोज कीजिए। तो इसका उत्तर है, जो पहला शब्द है वो है करियो। करियो का अर्थ होता है कीजिए। मन्ने, मन्ने का अर्थ है मैंने या मुझे। छोरा यानी लड़का। दियो का अर्थ है देना। तो इसके साथ ही इस पाठ के प्रश्न अभ्यास समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।